वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आकिब, यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में हमने स्टैकिंग डिफरेंस तक और एचसीपी सीसीपी तक पढ़ लिया था, उसकी यूनिट सेल की डेंसिटी तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स बेसिकली होता क्या है, एक परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी एटम मॉलिक्यूल या आयंस का जब स्ट्रक्चर बनता है तो एटम्स मॉलिक्यूल या आयन की परफेक्ट अरेंजमेंट हो, अगर उसमें कोई एरर है या कोई मिसपरफेक्शन है उसके अरेंजमेंट में, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। तो डिफेक्ट इज एनी एरर इन द परफेक्ट ऑर्डर्ड arrangement of atom or ions in a crystal है, उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट। इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। तो किसी भी एटम आयन के अरेंजमेंट में इम्परफेक्शन या एरर होने को हम बोलते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं। डिफेक्ट बेसिकली होते हैं दो तरह के। फर्स्ट वन इज पॉइंट एंड द सेकंड वन इज लाइन। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट आर दी टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, पॉइंट डिफेक्ट में होता है जब एक एटम या तो अपनी सही जगह पे नहीं है या फिर वो उस कंपाउंड में नहीं है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। या तो मिसप्लेस है या फिर गायब है उस कंपाउंड में से, दैट डिफेक्ट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। इफ एन एटम इज नॉट फिटेड एट इट्स पोजिशन or missing, then the defect is known as point defect। तो पॉइंट डिफेक्ट होता है जब एक एटम अपनी जगह से या तो मिसप्लेस है या मिसिंग है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। तो अपना अगला आता है लाइन डिफेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लाइन डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो लाइन डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स मिसप्लेस्ड और मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, then the defect is said to be line defect। then the defect is said to be line defect। तो जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी जगह से मिसप्लेस होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये लेयर्स ऑफ एटम मोलिकुलर आयन है, लाइन सही है। अब एक जो लाइन थी उसको यहाँ होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ दिस वो थोड़ा खिसक जाती है और यहाँ पे चली जाती है, तो ये डिफेक्ट आ गया है एटम में। तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट होता है जब एक नहीं एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी जगह से मिसप्लेस हो, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे दो डिफेक्ट्स के बारे में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आता है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में जो है दो आयन्स मिसिंग होती है, वन इज कटायन एंड द अदर वन इज एनायन। तो दोनों आयन जो होती है वो परमानेंटली उस एटम को छोड़ देती है, उस कंपाउंड को छोड़ देती है और अपनी जगह से निकल जाती है। तो बिकॉज एक एनायन और एक कटायन ने उसे छोड़ा है, तो जो अभी भी होगा कंपाउंड वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। तो इसमें मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। तो ऐसे ही लेयर से इसकी यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक आयन ने छोड़ दिया है और एक आयन ने यहाँ से छोड़ दिया है। तो एक अनायन और एक कटायन मिसिंग है अपनी जगह से। वन कटायन एंड वन अनायन परमानेंटली लीव्स। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है एक अनायन और एक कटायन परमानेंटली चले जाते हैं तो द कंपाउंड इज स्टिल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अभी भी जो कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, बिकॉज एक अनायन और एक कटायन ने जो है अपनी जगह छोड़ी है। अगर एक अनायन छोड़ती या एक कटायन छोड़ती तो उस टाइम पे जो कंपाउंड था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, एक अनायन और एक कटायन अपनी जगह छोड़ देती है और जो वो कंपाउंड बचता है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। तो चलिए, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई भी अनायन या कटायन अपनी जगह नहीं छोड़ती, इंस्टेड एक आयन अपनी जगह से निकल के मिसप्लेस हो जाती है और वैकेंट स्पेस में जाके लग जाती है। तो वो अभी भी कंपाउंड के अंदर ही रहती है, बट वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है। देखिए, जैसे ये हो गया, इन दिस केस ले लीजिए तो इस केस में यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा और ये आके यहाँ पे लग जाएगी। तो इस केस में ऐसे होता है, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ती, बट ओरिजिनल लेटाइस या ओरिजिनल पोजीशन से हटके वो जो आयन है वो दूसरी जगह पे लग जाती है, खाली स्पेस पे आके लग जाती है। और इस केस में जो स्पेशली जो आयन हटती है वो होती है कटायन, बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी लाइट, वो एक कटायन होती है। तो इन दिस केस स्पेशली a cation leaves its original place and get a vacant site, और एक वैकेंट साइट पे जाके लग जाती है। ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये जो दो मैंने आपको बताए, शॉर्टकी और फ्रेंकल, तो इनमें क्या होता है, जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है एटम की वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज इन बोथ द केस, एक केस में एनायन और कटायन दोनों निकलती है और दूसरे केस में जो है वो अपनी जगह से मिसप्लेस होती है पर रहती कंपाउंड के अंदर ही है। बट इन वन केसेस व्हाट हैपन, जो वैकेंट साइट होती है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाती है एनायंस की और उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आके उनको फिल कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आके जिस एनायन साइट पे आके इलेक्ट्रॉन लगेंगे उस एनायन साइट को हम बोलेंगे एफ सेंटर। तो एफ सेंटर होता है जब एक अनायन की खाली वैकेंट साइट पे इलेक्ट्रॉन आके लग जाता है, इन दैट केस इट इज सेड टू बी एफ सेंटर। अब मैं बता देता हूँ बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी मैटर को कैसे डिफाइन किया गया है, ये सॉलिड्स को। तो बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, फर्स्ट इज एवरीवन नोज कंडक्टर्स, सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आप सबको पता है क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ कर दें, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। वो जो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं अपने अंदर से और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं
जो इलेक्ट्रिक फ्लो को अलाउ करते हैं पासेज के लिए वो होते हैं कंडक्टर, जिसमें आयरन हो गया, कॉपर हो गया या मेटल्स हो गए, दोज आर कंडक्टर्स। अब आते हैं इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को नहीं होते या फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या होता है, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं फॉल करती है, और अगर थोड़े फैक्टर्स चेंज कर दिए जैसे कि टेम्परेचर हो गया तो इन दैट केस इट स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में फॉल करती है। दोज कंपाउंड आर सेड टू बी सेमीकंडक्टर्स। तो हमारा नेक्स्ट आता है कंडक्टर्स को जब हमें किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हाउ दे बिहेव, अब हम पढ़ेंगे वो। तो व्हेन कंपाउंड आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है, जब आप किसी कंपाउंड को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके दो बिहेवियर होंगे जिसको हम लिखेंगे। द फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक एंड द सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब आप किसी कंपाउंड को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखो और जो कंपाउंड है वो हल्का रिपल्शन दिखाए मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब वो बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ना चाहे, तो इन दैट केस द कंपाउंड इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। तो जब रिपल्शन दिखाए, रिपल्शन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट केस इट इज डायमैग्नेटिक। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इधर लिख देता हूं मैं, डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक में नहीं होता है। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखोगे तो ये रिपल्शन करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। और इसके बाद इसमें द सेकेंड पॉइंट इज, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे तो ये जो सब कंपाउंड होते हैं डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं ये कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, तो दे डोंट टेक परमानेंट मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेटिज्म ये नहीं होता है इनमें, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रहेंगे, जब तक कि ये अपनी प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे, उसके बाद ये नहीं करेंगे कोई प्रॉपर्टी शो। सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, जिसकी वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो एक परमानेंट मैग्नेटिज्म ले लेते हैं। तो दे बिकम परमानेंट मैग्नेटिक even after removal of मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद में ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे, उनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म। अब हम पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। तो इनमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक मैग्नेटिज्म जो होता है एक सब्सटेंस का, वो हम पता चलाएंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन मोशन और उनके ऑर्बिट से, इससे हमें पता चलेगा, या फिर जो किस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस वे में अलाइन है उसको देख के। तो बता देता हूँ, द
magnetism of a substance is determined by the orbital and spin motion of the unpaired electrons। तो ऑर्बिट और स्पिन मोशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के उससे डिफाइन होता है मैग्नेटिज्म जो होता है एक सब्सटेंस का, और द अलाइनमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इससे भी डिफाइन होता है मैग्नेटिज्म एक सब्सटेंस का। तो मैं आपको बता देता हूँ फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो उनकी अलाइनमेंट पैरेलल होगी एक दूसरे से, और वो जो है मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किए जाएंगे तो कैन गेट मैग्नेटाइज्ड। तो ये मैग्नेटाइज भी हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए जाएंगे तो दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब हम आते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल पे। तो द नेक्स्ट वन इज एंटीफेरो। तो एंटीफेरो वन इज जिसमें जो अलाइनमेंट होती है एडजेसेंट एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की, तो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो अलाइनमेंट होगी वो एंटी पैरेलल होगी, मतलब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अलाइनमेंट इज एंटी पैरेलल, अलाइनमेंट होगी एंटी पैरेलल। जैसे फेरो की पैरेलल थी, इसकी एंटी पैरेलल होगी। और जो मैग्नेटिज्म होगा इसमें सबसे कम होगा, तो सबसे डिफिकल्ट होगा इसको मैग्नेटाइज करना, बिकॉज जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे की जो नेट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसमें नेट मूवमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको बता देता हूँ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की अलाइनमेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन की। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की होती है तो इसमें भी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल ही होगी, जो अलाइनमेंट होगी वो एंटी पैरेलल ही होगी। बट इन दिस केस जो नेट मूवमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखा जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होंगे इन कंपैरिजन टू एंटी फेरो। तो दिस इज इट, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कुछ रह गया है टॉपिक तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका एक लेक्चर और बना दूंगा जिसमें थोड़ा डीप करके पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरे को इंस्टा पे DM कर देना अगर नोट्स चाहिए हो तो। थैंक यू एंड बाय।